नारेबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी। अभी 30 से 35 सेकंड आपने जो देखा, उस राज्य की तस्वीर है वो जहां 3 रोज पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ। सूबे का नाम है राजस्थान। नई सरकार बनी है। 5 दिसंबर की दोपहर तक यहां से पॉलिटिकल फ्लेवर की खबरें आ रही थी, तभी यहां एक बड़ी आपराधिक वारदात हो गई। राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। उनके घर में घुसकर हमलावरों ने 17 राउंड फायर किए। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, उनका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है, हाल के दिनों में राजस्थान कैसे अपराध और अपराधियों का गढ़ बना, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। बात राजस्थान में राजपूत समुदाय के राजनीतिक इतिहास की भी होगी और बात इस बारे में भी होगी कि राजस्थान में गुंडों का ये नेक्सस काम कैसे करता है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 5 दिसंबर 2023 का दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था। इस दिन वो सुबह उठे, नहा धोकर अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे। दोपहर 1 बजे के आसपास श्यामनगर जनपद इलाके में मौजूद अपने घर की बैठक में बैठे हुए थे। ये उनके घर का वो हिस्सा था जिसमें वो अपने काम निपटाते थे। कोई मिलने आता तो उनसे यही मिलते भी थे। घड़ी में 1:30 बजे गोगामेडी के घर इसी बैठक में 3 लोग आए। सामने एक सोफे पर गोगामेडी बैठे हुए थे। तीनों उनके सामने मौजूद सोफे पर आकर बैठे, जैसी मीटिंग होती है कोई। उनकी मुश्किल से 10 मिनट गोगामेडी और पास में बैठे उनके सहयोगी से बात हुई। उसके बाद बदमाशों ने अपनी पिस्टल निकाली और गोलियां दागना शुरू कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग के निशाने पर थे गोगामेडी। बदमाश उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे थे। राह में जो भी आ रहा था उसे गोली मार दे रहे थे और जाते आते उन्होंने गोगामेडी के सिर से पिस्टल सटाकर भी एक फायर किया। एक के बाद एक गोलियां चली। बाद में गोलियों की संख्या जब गिनी गई तो कुल संख्या सामने आई 17। 3 बदमाश मारने आए थे, जिंदा बचकर निकले 2। फायरिंग में बदमाशों का वो साथी भी मारा गया जो उन्हें गोगामेडी के घर लेकर आया था। फायरिंग करते हुए बदमाश जब गोगामेडी के घर से निकले तो उन्हें सामने एक कार दिखाई दी। उन्होंने उस कार को रोकने के लिए या कहीं हाईजैक करने के लिए कार के ड्राइवर पर निशाना साधा। कार का ड्राइवर लेकिन गाड़ी को तेजी से निकालकर वहां से बच निकला। इसके बाद दोनों बदमाशों को एक स्कूटी नजर आई और उन्होंने स्कूटी सवार पर निशाना साधा और गोली दागी। स्कूटी सवार भी वहीं घायल होकर गिर गया बेचारा। बदमाश इसी स्कूटी को लेकर फरार हुए और देर शाम इकरारनामा आया रोहित गोदारा नाम के गुंडे का। उसने खुद फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली। कहा कि सुखदेव गोगामेडी उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसके सहयोग और उन्हें मजबूत करने का काम करता था। फेसबुक पोस्ट का लबोलुआब कुछ इस तरह का था। सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा। गोल्डी बराड़ भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। हमारे दुश्मन अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, ये धमकी लिखी थी। इस पोस्ट के बाद राजस्थान पुलिस को मर्डर की जांच की कम से कम एक दिशा मिल गई, लेकिन गोगामेडी की हत्या कोई एक फुटकर अपराध तो था नहीं। इस हत्या के बाद राजस्थान में बवाल होना था सो हुआ भी। 6 दिसंबर के दिन राजस्थान में क्या कुछ हुआ आप इन वीडियोस में देखिए। इस वीडियो की लोकेशन है राजधानी जयपुर। भीड़ की शक्ल में लाठी डंडे लेकर आए लोग तोड़फोड़ और सड़कों का घेराव कर रहे थे। अराजकता नजर आई। जयपुर में गोगामेडी की हत्या के विरोध में लोगों ने कानून व्यवस्था को कैसे ताक पर रखा, आज तक के संवाददाता जय किशन की इस रिपोर्ट में आप समझिए। एनआईए की टीम की भी कभी भी एंट्री हो सकती है। एसआईटी गठित कर दी गई है एडीजी दिनेश क्राइम द्वारा। और देखिए हाथों में लाठियां लेकर जो है यहाँ पे आक्रोशित नौजवान आपको देख सकते हैं। बगल में राम मंदिर है और ये जा जाकर जो है अब इनकी मांग बहुत जायज, इनकी जो मांग है वो कह रहे हैं। क्या मांग है आपकी, क्यों आपने रास्ता रोका हुआ है? हमने इसलिए रास्ता रोका हुआ है, हमारे बड़े दादा सुखदेव सिंह जी को इन्होंने सरेआम मरवाया है और ये पुलिस प्रशासन जो हमारे को बार बार रोक रही है, ये रास्ता क्यों रोक रही है हमारा? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब सरकार हमारे साथ है तो ये बार बार रास्ता क्यों रोका जा रहा है हमारा? तो देखिए आप देखिए ये प्रशासन साथ में, देखिए यहाँ पे टायर भी जलाए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखा रहे, बस कुछ ही दूरी पर जो है वो यहाँ से जो है वो सिविल लाइंस है, मुख्यमंत्री का बंगला है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का बंगला है। तो एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई है। अब ये देखिए कि जब सिविल लाइंस के अंदर ये हाल है तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहे होंगे। तो
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार हालत है, यहाँ पर पुलिस की 2 कंपनियां गाड़ी एसटीएफ की जो है यहाँ पर एसटीएफ की जो गाड़ियां है वो सामने आ रही है और हमारे कैमरा पर्सन मनीष आपको लगातार ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स। राइट पुलिस है और यहाँ पर जो है वो पीछे देखिए जुलूस निकाल रहे हैं और एक एक जगह जो है वो गाड़ियां बंद करवा रहे हैं। अब चलते हैं जोधपुर। यहाँ भी करणी सेना के कार्यकर्ता और राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। इधर भी लोकेशन नई, सीन वही वाला हिसाब था। मतलब विरोध मार्च और शहर बंद कराने की कोशिश की जा रही थी। अब उदयपुर की तस्वीरें देखिए आप। यहाँ के सेवाश्रम चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और यहाँ अचानक माहौल बिगड़ गया और लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हमारे देश में इस तरह का अराजक प्रदर्शन करने वाले ट्रेन्स को इग्नोर करते नहीं, इधर भी नहीं किया, राजस्थान में हुआ। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो भीलवाड़ा की हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश जाहिर करने के लिए उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को ही रोक दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी, ट्रैक को खाली करवाया। कई जगहों पर करणी सेना के लोगों ने धमका कर दुकानें बंद करवा दी और छिटपुट आगजनी की खबरें भी आई हैं। दुकानदार कई जगह अपना जो नुकसान हुआ उसे दिखाते नजर आए। इसके साथ ही राजपूत समाज के लोगों ने गोगा मेडी के मर्डर को जातीय वर्चस्व पर हमले की तरह देखा। क्या कहा वो सुनिए। सबसे बड़ी गलती डीजी की है, जो पूरा राजस्थान को सूबे का मालिक है पुलिस का। सेकंड गलती, उस टाइम होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय सीएम के पास था, मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जिसने जानते पूछते हमारे समाज के व्यक्ति को मरवा दिया। हमारे भाई का पोस्टमार्टम करने की जिद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पोस्टमार्टम वाला विषय तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो यहाँ से डेड बॉडी भी नहीं लेके जाने वाले। हम लोगों ने अपना भाई खोया है और हमारे भाई की निर्मम हत्या सरकार के पालतू पाले हुए लोगों ने की है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी जब अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा था सरकार से, तो इन लोगों ने, इन नालायक अधिकारियों ने, जो अपने आप को आईपीएस कहते हैं, उन्होंने सुखदेव सिंह गोगा मेडी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अब बात करते हैं पुलिस जांच की। किस दिशा में ये जांच आगे बढ़ रही है और क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, आप सुनिए पत्रकारों और अधिकारियों को। राजस्थान में जो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जो गैंग है, वो जिस तरह से अपना साम्राज्य फैला रही थी, राजस्थान में सबसे बड़ा जो उनका इनकम का सोर्स है वो कुछ व्यापारियों को धमकी और जमीनों पे अवैध कारोबार को माना जाता है। जमीनों के अवैध कारोबार में कहा जाता है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी भी उसी तरह से लिप्त था जिस तरह से रोहित गोदारा और उसकी संपत नेहरा और उसकी पूरी गैंग लिप्त है। तो इन दोनों के क्लेश आपस में कहीं न कहीं टकरा रहे थे कि कई जमीनों को लेकर जहां रोहित गोदारा और उसका संगठन जहां कब्जा करना चाहता था, वहीं सुखदेव सिंह गोगा मेडी भी उसमें उस जमीन के मामले में सामने आ रहा था। तो ये जो पूरा क्लेश था, ये इनकी दुश्मनी बढ़ी और वो जो रोहित गोदारा और ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, ये नहीं चाहती राजस्थान में दूसरी गैंग भी उनके सामने निकल आए और इसीलिए ये शायद सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की। जो हमें फुटेज मिले थे उसके आधार पे काफी हद तक मुलजिमों को चिन्हित कर लिया गया है। उसके लिए टीम्स लगी हुई हैं और लगातार दबिशें दी जा रही है और बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसके अलावा जो मांगे रखी गई थी समाज की तरफ से, उसके ऊपर भी विचारण चल रहा है। जैसे गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है वरिष्ठ अधिकारियों की, क्योंकि फिलहाल राजस्थान के अंदर सरकार नहीं है, परसों ही चुनाव के नतीजे आए 2 दिन पहले ही, तो क्या स्थिति बनी? लोग असमंजस में कि कहाँ जाना है उन्हें? जो भी पुलिस प्रशासन है और सरकार है वो पूरी तरीके से काम कर रही है। असमंजस की कोई स्थिति नहीं है और जो भी उचित निर्णय होगा जनता के लिए वो लिया जाएगा। जब ये सारे ऐलान हो रहे थे तो 2 गोली चलाने वाले 2 शूटर्स की पहचान भी सामने आ गई, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी। रोहित राठौड़ राजस्थान के मकराना का ही रहने वाला है, वहीं नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का बताया जा रहा है। नितिन के बारे में कहा जा रहा है कि वो फौज में था लेकिन कुछ दिनों पहले छुट्टी पर आया और लौटा नहीं, यानी डिजर्ट किया है इसने, और अब नाम आ रहा है इस हिंसा में इसका। बता दें कि इस मर्डर की जांच के लिए 6 दिसंबर को पुलिस ने एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है, विशेष जांच दल। ये तो केस की बात हुई। आप समझते हैं कि ये मामला है कितना बड़ा। करणी सेना की क्या हैसियत है, क्या मयार है, उनका साइज क्या है, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, राजस्थान और खासकर राजपूत समुदाय के बीच गोगा मेडी कितनी बड़ी शख्सियत थे। पहले बात करते हैं करणी सेना की। स्थानीय जानकारों की माने तो करणी सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन। लेकिन वैसे ये कहने की बात है, क्योंकि करणी सेना या इस नाम से चलने वाले तमाम संगठन
जिस भी तरह की वर्चस्व की लड़ाई में हैं उसके मूल में आपको राजनीति ही मिलेगी। पॉलिटिकल पावर के आसपास ही रहते हैं और जातीय वर्चस्व तो है ही। नाम में जो करनी लगा है वो बीकानेर राज परिवार की देवी करणी माता का नाम है। मान्यता है कि करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर बसाया गया था। पूरे मारवाड़ में लोग करणी माता की पूजा करते हैं और सूबे का राजपूत समाज करणी माता को अपनी देवी मानता है। करणी माता का मंदिर बीकानेर के पास ही देशनोक में है। आप में से कई लोगों ने इस मंदिर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये वही मंदिर है जिसमें हज़ारों चूहे हैं जिन्हें कहा जाता है काबा। जब सफ़ेद काबा लोगों को नज़र आता है तो वो उसे देखकर मन्नत भी मांगते हैं। वापस आते हैं करणी सेना पर। करणी सेना की स्थापना साल 2006 में हुई। नींव रखने वाले का नाम लोकेंद्र सिंह कालवी, अब निधन हो चुका है इनका। कालवी ने दावा किया था कि वो रानी पद्मिनी की 37वीं पीढ़ी से आते हैं। कालवी की राजपूत समाज में काफ़ी पूछ थी। वो एक पुकार पर राजपूत समुदाय की भीड़ इकट्ठा कर देते थे अपने वक्त में। इस सेंटिमेंट को पोसने के लिए कालवी ने संगठन बनाने की सोची जिसमें मूलतः राजपूत समाज के लोग होते। इस तरह साल 2006 में करणी सेना का जन्म होता है। करणी सेना ने बारहा दावा किया कि वो कतई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन जब भी राजनीतिक मंचों पर राजपूतों को साधने की कोशिश हुई करणी सेना की मौजूदगी दिखती ही रही। नेताओं को भी राजपूत वोट्स की समझ थी। बहुत बड़ा समुदाय है नंबर वाइज और करणी सेना की अहमियत भी पता थी उन्हें, लिहाजा नेताओं को पार्टी वाले संपर्क करते रहे, साधने की कोशिश चलती रही। इस विरोधाभास के बीच कालवी का संगठन धीरे धीरे बड़ा होता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन कालवी इस संगठन को संभाल पाए नहीं। संगठन के अंदर फूट पड़ने लगी। सबको अपने हाथ में कमान चाहिए थी, सबको अपने हाथ में संगठन चाहिए था। कुछ लोगों से कालवी खुद नाराज थे, जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। इस नाराज़गी की कहानी हम वैसे आपको आगे बताने वाले हैं। इतना गतिरोध था, लिहाजा संगठन टूटना था, टूटा भी। करणी सेना के 3 फैक्शंस बने। बड़े है तो बहुत, लेकिन हम 3 बड़ों का नाम ले रहे हैं। राजपूत करणी सेना समिति, राजपूत करणी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, ये 3 हो गए। अब इन तीनों संगठनों के अध्यक्षों पर आप गौर कीजिए। एक संगठन बना राजपूत करणी सेना समिति, इसके अध्यक्ष हुए अजीत सिंह मामडोली। ये लोकेंद्र सिंह कालवी के साथी थे जब ओरिजिनल करणी सेना बनी थी। दूसरा संगठन बना राजपूत करणी सेना, इसके अध्यक्ष हुए थे लोकेंद्र सिंह कालवी। कालवी की मार्च 2023 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अभी तक नए अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आया है। वैसे कालवी के बेटे फिलहाल काम देखते हैं संगठन का। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक और संगठन, इसके अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे ओरिजिनल करणी सेना के। 5 दिसंबर 2023 को इन्हीं की गोली मारकर हत्या हुई है। समय समय पर करणी सेना के तीनों धड़े आपस में इस बात को लेकर बहस करते रहे हैं कि कौन सा धड़ा असली है। मामला कोर्ट में भी गया। कौन सी करणी सेना राजपूतों का प्रतिनिधित्व करती है, इसकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन कालवी की करणी सेना को प्रमुख स्थान देने को लेकर अभी भी बहुत सारे राजपूत एकमत पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी ओरिजिनल थी। हालांकि आज जब राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो करणी सेना के तीनों बड़े फैक्शन साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हम बता दें कि ये तीनों धड़े हैं जो राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुए। इनके अलावा और ढेर सारे फैक्शन सामने आए जो राजस्थान से निकले और दूसरे राज्यों में भी फैले, वो भी विरोध के समय साथ आ गए हैं। इन सब के नामों में आपको कहीं ना कहीं करणी या करणी सेना नजर आता रहेगा। करणी सेना की कहानी हमने पूछी जमीन की खबर रखने वाले एक्सपर्ट्स से, सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1998-99 में क्या हुआ कि एक नया संगठन बनाया गया, प्रताप फाउंडेशन। जब प्रताप फाउंडेशन बना तो उसमें बीजेपी, कांग्रेस और अन्य जो लोग थे वो एमएलए बने। फिर सामाजिक न्याय मंच जो है देवी सिंह भाटी और कल्याण सिंह कालवी ने बनाया। वो बीजेपी की जब परिवर्तन यात्रा निकल रही थी वसुंधरा जी की 2003 में, तो ये लोग उसमें क्षत्रिय जो समाज था उसके आरक्षण की मांग कर रहे थे। जब क्षत्रिय उसकी मांग करते हुए इसी दौरान एक दुर्घटना घटी और भाटी साहब के जो बेटे थे उनका निधन हो गया, तो उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए और जो कल्याण सिंह कालवी थे वो अकेले रह गए। जब कल्याण सिंह कालवी अकेले रह गए तो उन्होंने बाद में यहाँ करणी सेना बनाई। तो कल्याण सिंह कालवी करणी सेना को चलाते रहे और उन्होंने युवाओं को एकत्र किया। करणी सेना के गठन के बाद में वो पूरा राजस्थान में उसका रुतबा बढ़ने लगा। उसमें महिपाल सिंह मकराना, अजीत सिंह ये जामडोली, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, ये सारे इसके यूथ बड़े नेता थे जो बने।
जब फिर एक दौर ऐसा आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये सरकार का विरोध कर नहीं सकते थे क्योंकि उसमें राजपूत समाज के लोग बड़े प्रभावशाली थे और था। तो उन्होंने क्या किया कि ये सबसे पहली फिल्म थी जोधा अकबर, और उसके बाद आई पद्मावत। उस दौरान उन्होंने बड़ा भारी विरोध किया, और उस विरोध के जरिए इनकी फिल्मों को लेकर जो विरोध चला, महाराणा प्रताप के कुछ इश्यूज को लेकर विरोध चला, पाठ्य पुस्तकों में जो परिवर्तन हो रहे थे या उनमें जो पुरानी चीजें थी उनको लेकर के जो विरोध हुआ, इतिहास के चीजों को लेकर के, तो बहुत सारे इसमें ये इनकी लोकप्रियता बढ़ी। संगठन की शुरुआत तो करणी सेना के नाम से हुई, फिर इसमें जो प्रमुख जो व्यक्ति थे कालवी जी और दूसरे थे मामडोली, अजीत सिंह मामडोली, इन दोनों के बीच कुछ खिंचाव हुआ, ऐसी खबरें आई, कितनी सत्य है पता नहीं। और उसके बाद फिर संगठन 2 हुए, 3 हो गए, और फाइनली जब गोगा मेडी जिनकी हत्या हुई, उनके और कालवी जी के बीच में कहा गया कि कोई बात हुई, और फिर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनाई गई। इसके बाद जो मामडोली थे वो भी इनके साथ आकर जुड़ गए, और अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि भाई मामडोली और गोगामेडी ये सेना जो चला रहे थे, जिसका नाम पूरा नाम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, वो हो गया 2017 से। और दूसरा संगठन जो कालवी जी चला रहे थे, कालवी जी का देहांत कुछ समय पहले हो गया। तो इस तरह से ये तो इनकी कहानी है कि भाई एक संगठन था जो कैसे बट गया। अब इनका जो संगठन है वो प्रमुख इसलिए हो गया, और इसका प्रभाव ज्यादा इसलिए हो गया कि युवाओं का सारा जुड़ाव इसमें था। वैसे असली करणी सेना कौन, ये लड़ाई लड़ रहे ये सारे संगठन हर उस समय साथ दिखाई देते हैं जब राजपूत समुदाय के सम्मान को कथित चोट पहुंचती दिखाई नजर आती है। ऐसा एक विरोध हुआ था तब जब राजस्थान में फिल्मकार संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म पद्मावत की शूटिंग कर रहे थे, या उसके पहले भी जब राजस्थान में आशुतोष गोवारीकर अपने फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग कर रहे थे। जोधा अकबर की शूटिंग के समय तो बात इतनी बढ़ी नहीं थी, लेकिन पद्मावत के समय चीज़ें हाथ से बाहर ज़रूर गई थी, हिंसा हुई थी। इस समय सीन में सुखदेव गोगामेडी एक्टिव हो चुके थे। वो पहले राजपूत करणी सेना में प्रदेशाध्यक्ष थे। उन्हें ये कुर्सी खुद लोकेन सिंह कालवी ने सौंपी थी, लेकिन गोगामेडी पर संगीन किस्म के मुकदमे होने लगे, रेप, हत्या के प्रयास सरी के मुकदमे। लिहाजा कालवी ने गोगामेडी को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि मेरा टेंजेंट अलग है, तुम्हारा अलग। और सुखदेव ने अपना संगठन अलग खड़ा किया, जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। अब समय था अपने संगठन को खबर में जगह दिलवाने का। साल 2017 का समय था। गोगामेडी अपना संगठन बना चुके थे। जयपुर के जयगढ़ किले में पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये फिल्म चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी वाली कहानी पर बनी थी। इसी समय खबर उड़ गई कि रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक इंटीमेट सीन फिल्माया जा रहा है फिल्म में लगाने के लिए। ऐसी खबरें थी कि अलाउद्दीन खिलजी एक सपना देखेगा, एक ड्रीम सीक्वेंस होगा जिसमें वो कल्पना करेगा कि वो रानी पद्मावती को अपने करीब ले रहा है। असल में कुछ नहीं होगा, वो कल्पना करेगा। लेकिन इस बात से करणी सेना को काफ़ी आपत्ति हुई। खबर मिल गई इनको कि खिलजी के बहाने रानी पद्मावती की छवि के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मतलब उनको ये जानकारी मिली तो उन्होंने इसी तरह से सोचा। गोगामेडी अपनी टीम के साथ किले में पहुंच गए, सेट पर तोड़फोड़ की और गोगामेडी के किसी साथी ने भंसाली को पीटा भी। भंसाली अपने पूरे क्रू के साथ मुंबई लौट गए। फिल्म की शूटिंग जैसे तैसे पूरी हुई और रिलीज़ के लिए जनवरी 2018 का एक दिन मुकर्रर हुआ। लेकिन बवाल फिर से शुरू हो गया। फिल्म के गाने में रानी पद्मावती का रोल निभा रही दीपिका पादुकोण की कमर दिख रही थी। करणी सेना ने इस बात पर भी विरोध दर्ज कराया। दीपिका पादुकोण की कमर को फिर डिजिटली ढका गया फिल्म में। फिल्म का नाम पहले पद्मावती था, विरोध के बाद पद्मावत नाम से इसे रिलीज कर दिया गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई हिस्सों में पुलिस प्रतिबंध और धारा 144 लगी। फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। कई जगह जहां रिलीज हुई वहां हिंसा और आगजनी की खबरें भी आईं। गोगामेडी ने साल 2017 में एक और कारनामा कर दिखाया। 10 लाख के इनामी बदमाश आनंदपाल सिंह का राजस्थान पुलिस ने 24 जून 2017 को एनकाउंटर कर दिया। यानी एनकाउंटर करने का मतलब ये हुआ कि एक एनकाउंटर हुआ जिसमें आनंदपाल की मृत्यु हो गई। पूरे सूबे में करणी सेना ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक आनंदपाल सिंह पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया था, लेकिन करणी सेना ने कहा कि आनंदपाल सरेंडर करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। राजस्थान फिर से तपिश का शिकार हुआ। इन प्रदर्शनों की कई हिस्सों में कमान संभाली गोगामेडी या गोगामेडी के लोगों ने। इस बवाल के बाद सुखदेव गोगामेडी की कहानी खंगाली गई, क्योंकि उन्हें भरपूर सुर्खियां मिल चुकी थी। क्या क्या पता चला? सुखदेव सिंह शेखावत ये असली नाम है। मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के गोगामेडी गांव के रहने वाले थे।
इसलिए वो नाम के पीछे गोगामेडी लगाते थे। सरनेम था शेखावत। साल 2006 में जब कालवी ने करणी सेना की शुरुआत की तो उन्हें गोगामेडी का साथ मिला। साल 2008 में फिल्म जोधा अकबर के विरोध के समय उन्होंने एक अभीष्टम लाइमलाइट बटोर ली। कालवी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दे दी, लेकिन यहीं पर गोगामेडी और उनके काले कारनामे खुलने भी शुरू हो गए। साल 2003 में उन्हें मर्डर के एक केस में दोषी ठहरा दिया गया था और साल 2013 में उन पर आर्म्स एक्ट के केस में दोष सिद्ध हुआ। उन्हें पुलिस ने जेल में डाल दिया। सूत्र बताते हैं कि मामले की उच्च अदालत में सुनवाई चल रही थी, लेकिन 2016 में गोगामेडी पर हनुमानगढ़ की एक महिला से बलात्कार करने का केस भी दर्ज हो गया। कहा गया कि गोगामेडी ने जयपुर में कई जगहों पर बहला फुसलाकर महिला का बलात्कार किया। गोगामेडी के साथ 10 और लोग इस केस में आरोपी बनाए गए। कहा जाता है कि इस मामले की सुनवाई के समय एक बार गोगामेडी अदालत के कटघरे को फांदकर भाग गए थे। बाद में महिला अपने बयानों से पलटी। जुलाई 2022 में गोगामेडी इस केस से बरी भी किए गए। पुलिस ने साल 2019 में सुखदेव के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। पुलिस तक पहुंची शिकायत के मुताबिक एक वीडियो सामने आया था, जिससे लेकर अजमेर दरगाह कमेटी के नाजिम शकील अहमद ने शिकायत की थी और शिकायत यही थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने दरगाह जाने वाले ज़ायरीन को धमकी दी। इसके अलावा साल 2018 में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराकर भी गोगामेडी ने सुर्खियां बटोरी थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जब हत्या हुई तब तक उनके नाम राजस्थान के अलग अलग जिलों में 21 FIRs दर्ज थी। गोगामेडी ने साल 2013 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर हार दर्ज की। साल 2023 में वो कांग्रेस का टिकट लेना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी ये मांग स्वीकार की नहीं। अब बात हत्या की जिम्मेदारी लेने वालों की करते हैं। रोहित गोदारा राजस्थान पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है ऑलरेडी। कभी उसकी एक्टिव लोकेशन कनाडा बताई जाती है, कभी दुबई बताई जाती है, और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव मेंबर भी बताया जाता है। राजस्थान के बीकानेर के लूणकरण का रहने वाला है और उस पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान के बहुतेरे कारोबारी ऐसे हैं जिनसे रोहित ने या तो रंगदारी की उगाही की है या तो कम से कम मांग तो ज़रूर की है। रंगदारी का यह अमाउंट न्यूनतम कितना होता है सोचिए, 5 करोड़ रुपए, और ये 17-18 करोड़ तक भी जाता है। साल 2022 में राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट का मर्डर हुआ था। उसकी जिम्मेदारी भी रोहित ने ली थी और फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा था कि ये आनंद पाल सिंह और बलबीर बनूड़ा की मौत का बदला है। और इसी साल जून 2022 में दिल्ली से दुबई का जहाज पकड़कर देश छोड़कर वो भाग गया था। पासपोर्ट जाली था उसका, जिस पर उसका नाम लिखा था पवन कुमार। गोदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आया था। उसे सवाई डेलाना के महेंद्र सहारण का करीबी बताया जाता है। पंजाब में मूसेवाला की हत्या में गाड़ी उपलब्ध करवाने के आरोप में महेंद्र सहारण का नाम सामने आया था। कहा जाता है कि महेंद्र ने यह काम गोदारा के कहने पर ही किया था। गोदारा और उसके ऑपरेशन के बारे में और जानकारी शेयर कर रहे पत्रकारों को आप सुन लीजिए। देखिए, रोहित गोदारा कौन है? रोहित गोदारा राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर है और आपको याद होगा राजस्थान का जो अब तक का सबसे बड़ा डॉन हुआ है आनंद पाल, उसके गैंग का ये मेंबर था। आनंद पाल का जब इनकाउंटर हो गया उसके बाद उसके गैंग एक तरीके से उस गैंग के गुर्गे इधर उधर छिटक गए। इसी दौरान पंजाब की जेल में पंजाब का जो गैंगस्टर था लॉरेंस बिश्नोई, उसने छोटे बड़े तमाम गैंगस्टरों को मर्ज करना शुरू किया अपने गैंग में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के गैंग्स थे उनको अपने में शामिल किया और उसी के तहत रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ गया। रोहित गोदारा फिलहाल भारत से फरार है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, वो विदेश में है। रोहित गोदारा बिश्नोई गैंग के लिए राजस्थान पूरा देखता है, राजस्थान का धंधा देखता है। एक्सटॉर्शन वसूल करना, रंगदारी वसूल करना, तमाम जो जुर्म के धंधे हैं, शराब कारोबारियों से पैसे वसूल करना, ये रोहित गोदारा ही देखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो वो क्लेम किया है उसने ये दावा किया है कि सुखदेव की हत्या उसने की, नंबर 1। नंबर 2, ये भी उसमें दावा किया है कि सुखदेव उसके दुश्मनों से मिलकर लगातार उसके गैंग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और साथ ही साथ धमकी भी दी कि जो उनके दुश्मन है वो अपने घर के बाहर अर्थी तैयार रखें।
तो रोहित गोदारा का ये प्रोफाइल है वो बिश्नोई गैंग से जुड़ चुका है और राजस्थान का पूरा जो जुर्म का धंधा है वो संभालता है। बिश्नोई गैंग की बात करें तो उसने दिल्ली के गैंग से अलग उसने कनेक्शन जोड़ा हुआ है, मर्ज किया है। दिल्ली के गैंग दिल्ली के बारे में देखते हैं, हरियाणा का गैंग हरियाणा में देखता है, पंजाब में देखता है, लेकिन असल जो सुप्रीमो है वो तो लॉरेंस बिश्नोई ही है। तो एक तरीके से कहा जाए कि अगर इस हत्याकांड के पीछे बिश्नोई का दिमाग भी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ध्यान रहे कि गोदारा ने अपने बॉस का भी नाम लिया। बॉस का नाम क्या? लॉरेंस बिश्नोई। वही बिश्नोई जिसने जेल में बैठे बैठे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा दी, जिसने जेल में बैठे बैठे कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुक्का दुनके की हत्या करवा दी, जैसा कि उसने खुद दावा किया है। और अब ये हत्या जिसमें उसका नाम आ रहा है। तो कितना आसान है ये नेटवर्क? क्या जेल में बैठकर हत्या करवाना इतना ही सिंपल है, खासकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए? सुनिए जानकार क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। हाई सिक्योरिटी जेल में वो बंद है। पंजाब से कुछ महीनों पहले ही उसको शिफ्ट किया गया था गुजरात में और जहां तक मेरी जानकारी है आने वाले कुछ साल तक वो गुजरात की जेल में ही बंद रहेगा। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है और मैंने खुद ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद बकायदा इंटरसेप्ट कॉल लॉरेंस बिश्नोई का चलाया था, जिसमें वो जब तिहाड़ जेल में बंद था तब उसके पास उसका शूटर कॉल करता है और जानकारी देता है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो गई है। ये ऑडियो कॉल मैंने खुद चलाया था और उससे इस बात का खुलासा होता है कि वो जेल के अंदर बैठकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, अपने शूटरों से बात करता है और जेल के अंदर से ही चाहे कोई भी धंधा हो वो उसी के इशारे पर होता है। तो भले चेहरा कोई भी हो, चाहे रोहित गोदारा हो, चाहे गोल्डी बरार हो, चाहे कोई भी हो, सबका सुप्रीमो, सबका जो लीडर है वो लॉरेंस बिश्नोई ही है। अब इस हत्या पर बहस हो रही है, राजनीति हो रही है। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत की पूर्व सरकार पर आरोप हैं कि उनकी सरकार में पुलिस को पहले ही इनपुट दे दिए गए थे कि गोगा मेडी की जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने इस इनपुट को इग्नोर किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक नितिन की तलाश में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के कई हिस्सों में छापेमारी की है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बारे में 10 महीने पहले राजस्थान पुलिस को पंजाब पुलिस ने सूचित किया था कि भटिंडा जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा गोगामेडी की हत्या की साजिश रच रहा है। पंजाब पुलिस ने यह भी कहा था कि उसने हत्या के लिए एक AK-47 का इंतजाम कर लिया है। अब इस संपत नेहरा बनाम गोगामेडी का समीकरण कैसे बन गया? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गोगामेडी की हत्या में शामिल एक शूटर नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक नितिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के टच में था। संपत नेहरा पर ही इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम देने का शक अब जताया जा रहा है। 9 नवंबर को वो आखिरी बार अपने परिजनों से मिला था। 9 नवंबर को सुबह उसने ये कहकर घर से बाहर आया था कि वो गाड़ी ठीक कराने जा रहा है महेंद्रगढ़। उसके बाद में उसका घर वालों से संपर्क नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उसके बाद में जो रोहित गोदारा गैंग के संपत सिंह नेहरा और जो इस गैंग के गुर्गे थे उन्होंने नितिन से संपर्क किया और नितिन को हथियार उन्होंने मुहैया कराए और नितिन ने उनके बाद लगातार रेकी की सुखदेव सिंह की और अपने साथी जो रोहित राठौड़ है जो मकराना का राजस्थान का रहने वाला है उसके साथ मिलकर इन्होंने पहले नवीन शेखावत जो जयपुर में ही एक दुकान चलाते हैं उनसे दोस्ती की और उन्होंने एक स्कॉर्पियो को किराए पे लिया और कई दिन तक वो गोगामेडी की रेकी करते रहे। इसके बाद नवीन शेखावत जो है वो गोगामेडी का परिचित था और उसके साथ दोनों साफा पहनाने के लिए उसके घर पहुंचे और जब उनके आपस में बातचीत होने लगी उसी दौरान बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास एक कॉल आया और जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव करने के लिए कॉल उठाया दोनों ने जो हथियार निकाले और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। राजस्थान पुलिस पर सीधे आरोप ये लग रहा है कि इनपुट होते हुए भी उन्होंने सुरक्षा नहीं मुहैया कराई। अब यह हत्या हो गई। सुनिए कांग्रेस और भाजपा के एक दूसरे पर हमले। एक राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता को जिसको सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगा रहे थे, सुरक्षा नहीं देने के परिणाम स्वरूप गैंगस्टर मारकर चले जाएं। राजस्थान की राजधानी में अपराध और अपराधियों का हौसला देखते ही बनता है। इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। ये जाती हुई सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार को चाहिए कि विशेष टीम बनाकर हत्यारों को गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक में इस मामले को डालकर उनको फांसी की सजा हो। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये जो क्रिमिनल्स है इनको तो ठोक के मारेगी, पुलिस को मारना ही होगा। ये किसी कीमत पे नहीं बच सकते, इनको पकड़ना होगा
मैं तो सब लोगों से अपील करूंगा, ये वक्त है समझदारी के साथ, शांति से, क्योंकि ये वो कौम है जिसने रूल किया, जो देश और धर्म के लिए लड़ी। ऐसे में हमें हमारी जो धरोहर है उसको सुरक्षित रखते हुए ऐसे क्रिमिनल्स को सबक सिखाने के लिए कानून को तो आगे बढ़कर काम करना ही पड़ेगा, लेकिन जो लोग इसमें आगे बढ़कर इनको इस तरह का सबक सिखाने का वक्त आ गया कि एक संदेश जाए जिससे क्रिमिनल्स आगे नहीं आ सके, उनके डायरेक्ट हिट हो क्रिमिनल्स, तब जाकर सुधरेंगे। लेकिन इस मामले में दो और सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या राजस्थान में हिंसा जातीय वर्चस्व को लेकर हो रही है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला रोहित गोदारा जाट समुदाय से आता है और मारा गया व्यक्ति राजपूत समुदाय से। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के समय भी यही बात सामने आई थी, क्योंकि तब आनंद पाल सिंह पर एक जाट समुदाय के व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था और करणी सेना जब सीधे तौर पर एक्टिव है तो जातीय हिंसा के सवाल फिर से पूछे जा रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या राजस्थान गैंगस्टर और संगठित अपराध की एक बड़ी जमीन बनता जा रहा है जिसके तार विदेशों तक पहुंच गए हैं, जैसे आरोप पंजाब और मुंबई के क्राइम सिंडिकेट को लेकर सुनाई देते हैं? क्या वैसा अब राजस्थान में भी हो रहा है? सुनिए इन सवालों पर एक्सपर्ट्स की राय। ये जितने भी लोग जो जेल में बंद हैं, मैं कुछ दिन पहले इस पे काम कर रहा था तो देखा कि जितने भी जेलों में बंद जो गैंगस्टर हैं वो राजस्थान को अपना एक सुरक्षित ठिकाना और राजस्थान को कमाई का एक जरिया मानते हैं। राजस्थान में आप देखिए कि राजस्थान को एक शांत प्रदेश माना जाता है जहां आपराधिक इस तरह के अपराध ज्यादा नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजस्थान में गैंगस्टर का एकदम अचानक आना शुरू हुआ और खास करके जो बड़े प्रॉपर्टी कारोबारी हैं, जो बड़े ज्वेलर्स हैं, जो बड़े जो बिल्डर्स हैं, उनको ये लोग निशाना बनाने लगे। तो आप देखेंगे कि इनके जेल के अंदर से ये तय करते हैं कि हमें किसको निशाना बनाना है, फिर उसको एक धमकी भरा कुछ भेजते हैं, उसको कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं और फिर व्हाट्सएप कॉल करके उनसे फिरौती और रंगदारी वसूलते हैं। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जयपुर के एक क्लब पे जो फायरिंग की घटना हुई थी वो भी इसी गैंग की से जुड़ी हुई थी और उसमें भी इन्होंने फिरौती की मांग की थी। उससे पहले एक जो राजस्थान में जो बनी पार्क इलाके के एक व्यापारी थे, उनसे 2.5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, वो भी इसी से जुड़ी थी और उस मामले में संपत नेहरा को राजस्थान पुलिस जेल से बाहर यहाँ लेकर आई थी और उससे कुछ शिनाख्त भी की थी। आप देखिए कि ये जेल में बंद जो लगातार आप सबसे ज्यादा अगर इनमें देखें तो सबसे ज्यादा जो धमकियां और जेल और सबसे ज्यादा जो फिरौती की वारदातें होती हैं वो एक पूरा एक इलाका है। आप देखेंगे कि हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और जयपुर तक ये पूरा एक इनका एक नेटवर्क है, क्योंकि इनमें ज्यादातर लोग हैं वो बीकानेर, हनुमानगढ़ और इसी इलाके से आते हैं और जयपुर को वो अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं और यहाँ के लोगों से वो रंगदारी ज्यादा वसूलते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग जो है वो फरारी काटने के लिए भी राजस्थान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राजस्थान की सीमाएं एक तो इन सब राज्यों से मिलती है, पंजाब, यूपी और इनसे, और फिर राजस्थान इतना बड़ा है कि यहाँ किसी को शक भी नहीं होता। जैसे आप अगर बाड़मेर जैसलमेर का इलाका अगर आपने देखा हो तो वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं है, एकदम ढाणियां है, वीरान, 1-1 किलोमीटर तक एक ढाणी एक घर है और उसके बाद 1 किलोमीटर बाद में दूसरा घर है। तो इनको ऐसे ठिकानों की जरूरत होती है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा दोषियों को भी और निर्दोषों को भी, ताकि तंत्र की अक्षुण्णता और उसके प्रभावशाली होने पर सबकी उम्मीद बनी रहे। आज के शो में बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ हम विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।